नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में प्रिज्म के बारे में जो भी जानकारी है वो जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होगा, उसमें विचलन कैसे क्रिएट होगा, न्यूनतम विचलन कौन सी स्थिति में होगा, और अंत में प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ यहां पर समझाएंगे, बताएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पर हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म होता क्या है। तो देखिए, दो आयताकार फलकों के बीच में कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भरा होता है तो उस निकाय को हम प्रिज्म कहेंगे। थोड़ा सा समझें, प्रिज्म के अंदर कुल मिलाकर 5 फलक होते हैं, 3 आयताकार फलक होते हैं। एक इस तरीके से आयताकार फलक, दूसरा इस तरीके से आयताकार फलक, और तीसरा इस तरीके से आयताकार फलक, और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। कुल मिलाकर 5 फलक होते हैं। तो देखिए, हम इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि 2 आयताकार फलक किसी एंगल पर झुके होंगे और उनके बीच में यदि कोई हम समांगी पारदर्शी माध्यम भर दे तो उसे हम प्रिज्म कहेंगे, प्रिज्म कहा जाएगा। चलिए मैं डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। क्या है कि ये हमारे पास में इधर ये एक फलक है, ये हमारे पास में दूसरा फलक है, दोनों ही आयताकार फलक हैं। और ये हमारे पास में तीसरा फलक है। 3 फलक हैं, तीनों आयताकार फलक हैं, और ये जो 2 फलक हैं किसी एंगल पर झुके होते हैं, किसी न किसी कोण के ऊपर झुके होंगे, और यहां पर कोई माध्यम भरा होता है। ये जो माध्यम होता है वो समांगी पारदर्शी माध्यम होगा। यहां पर एक माध्यम होगा और समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो कि मोस्टली कांच होता है, जो कि मोस्टली क्या होता है, कांच होगा। ओके, तो यहां पर कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भरा होगा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, इसमें 3 आयताकार फलक है, 1, 2 और ये तीसरा। 2 त्रिभुजाकार फलक है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। 2 त्रिभुजाकार फलक होंगे, 3 आयताकार फलक होंगे, उनके बीच में कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भरा होगा। तो यही इसके डेफिनेशन है। क्या है कि किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके आयताकार फलकों के मध्य, आयताकार फलकों के मध्य, फलकों के मध्य मध्य कोई समांगी, क्या भर देंगे हम, समांगी पारदर्शी, समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए, समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए तो उसे प्रिज्म कहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहा जाएगा, प्रिज्म
कहते हैं। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे दो फलकों को जैसे हमने इस तरीके से रखा तो ये होता है आधार वाला तल, और ये दो तल हैं वो किसी एंगल पर झुके होंगे, दोनों के बीच में कुछ न कुछ कोण होगा, तो इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको क्या कहा जाएगा? प्रिज्म कोण। इसका दूसरा नाम है, इसको हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं, अपवर्तक कोण भी कहते हैं। और यहां पर आज के इस वीडियो में इस कोण को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिए इन फलकों के मध्य का कोण, इन फलकों के मध्य के कोण को इन फलकों के मध्य के कोण को प्रिज्म कोण क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। इसका दूसरा नाम है अपवर्तक कोण। प्रिज्म कोण कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं? अपवर्तक कोण कह सकते हैं। ओके, और यहां पर हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें हमें और समझनी होगी। देखिए यहां पर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो अपवर्तन को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं इस डायग्राम में कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप समझें कि ये हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण इधर आकर आपतित होती है। इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कहा जाएगा। जैसे ये इस पृष्ठ के ऊपर आपतित होगी, पृष्ठ को नाम दे दिया है मैंने ए बी, इसका यहां पर अपवर्तन होगा, ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी, ये इधर जाएगी, ये अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इस प्रकाश किरण को मैं अपवर्तित किरण कहूंगा। देखो इस किरण का भी नाम दे देते हैं, यहां से P, इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं Q, और इसको नाम दे देता हूं मैं R। तो Q से लेकर R तक जो रे आपको दिखाई दे रही है, इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। फिर जब ये जो QR किरण है, ये जब इस पृष्ठ AC से बाहर निकलेगी तो फिर से इसका अपवर्तन होगा, ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। इस किरण को हम निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहा जाएगा? निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण होती है। यहां पर आप थोड़ा सा और समझें, यदि मैं आपतित किरण को उसकी दिशा में ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और निर्गत किरण को उसकी दिशा में ही थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं, तो यहां से आप पाएंगे कि इनके बीच में आपतित किरण ये वाली और निर्गत किरण ये वाली, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है ये, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विचलन कोण से लिख रहे हैं। क्लियर कर लीजिए, विचलन कोण, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपतित किरण, इनके बीच का कोण होगा ये, एक तो आपतित किरण और दूसरा निर्गत किरण। आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य का कोण है, निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। उस कोण को हम क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे, डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। तो आपको इतना एक बार डायग्राम है वो हमने समझाया है, वो आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ध्यान देंगे,
मैं यहां पर एक प्रिज्म ले लेता हूं। सबसे पहले मैं एक प्रिज्म का निर्माण यहां पर कर लूंगा। थोड़ा सा बड़ा सा हमने लिया है ताकि हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सके। ओके, अब देखो मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए, इसे हम नाम दे देते हैं बी और इसको हम नाम दे देते हैं सी। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही आप सुनते भी जाइए। ये हमारे पास में है ए, इसको हम कह रहे हैं ए, हमने वैसे तो पहले ही नाम दे दिया है ऊपर। ए को हम कहते हैं कोण ए है, इसको प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिज्म कोण कहा जाता है। अब इसके ऊपर हम कोई प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे और ये प्रकाश की किरण हमने आपतित करवा दी है। आपतित किरण फलक ए बी से ये अपवर्तित होगी तो ये हो गई हमारे पास में अपवर्तित किरण, और ये जब इससे बाहर निकलेगी तो इस किरण के रूप में आगे बढ़ेगी जिसको हम निर्गत किरण कहेंगे। तो ये इसका नाम दे देते हैं हम P, इसे हम कह देते हैं Q, इसे हम कह देते हैं R और इसको नाम देता हूं मैं S। तो P Q R S के रूप में ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है। तो देखिए इसका एक एक करके नाम देते हैं। ये जो PQ है ये है आपतित किरण। PQ क्या चीज है? आपतित किरण है। फिर Q से R तक इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसको कहा जाता है। फिर R से लेकर S तक इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। इसको निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहा जाएगा? निर्गत किरण कहा जाएगा। तो ये हमारे पास में P Q R S के रूप में प्रकाश किरण आगे बढ़ रही है। यदि मैं इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ाऊं और इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाऊं तो हमें यहां पर विचलन कोण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होने वाला है? विचलन कोण हमें प्राप्त होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं इस तरीके से, और इस वाली प्रकाश किरण को इस तरीके से पीछे बढ़ा देता हूं। तो इन दोनों के बीच में आपतित किरण ये वाली है और निर्गत किरण ये वाली है। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको हम विचलन कोण कहेंगे। ये वाला जो कोण है ये विचलन कोण कहलाता है। इसको हम डेल्टा से पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे? डेल्टा से। तो ये जो डेल्टा है ये है विचलन कोण। विचलन कोण है ये। इतना डायग्राम आपको समझ आ जाना चाहिए। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इस पृष्ठ AB के ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश किरण के लिए मैं अभिलंब का निर्माण करूंगा। इस वाली प्रकाश किरण के लिए भी मैं यहां पर अभिलंब का निर्माण करने वाला हूं। चलिए देखिए, अब यहां पर मैं इस तरीके से एक अभिलंब का निर्माण करूंगा। अभिलंब है वो इस पृष्ठ के ठीक 90 डिग्री के एंगल पर होता है। यहां पर ये मैंने एक अभिलंब बना दिया है। पुनः एक अभिलंब यहां से भी निर्मित करते हैं। ये अभिलंब हो गया है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं N। इसको नाम दे देते हैं N डेस। इसको मैं N डबल डेस दे देता हूं। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है इसको हम आपतन कोण I से, और इस अभिलंब तथा अपवर्तित किरण इन दोनों के बीच के कोण को मैं R1 से, और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं R2 से,
अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है इसको हम निर्गत कोण ई से लिख रहे हैं। ये जो आई है ये है आपतन कोण। आई क्या चीज है? आपतन कोण। और ई है वो निर्गत कोण है। ई क्या है? ई यहां पर निर्गत कोण है। ये डायग्राम के बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपके सामने रख दी है। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम अब एक समांतर चतुर्भुज, यहां पर एक चतुर्भुज लेकर चलेंगे ए क्यू एन आर, और इस ए क्यू एन आर से हम एक रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज हमारे पास में है ए क्यू एन आर। ए क्यू एन आर से, ए क्यू एन आर से, तो यहां से देखिए इन चारों कोणों का योग, हम ये जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो अंतः कोणों का योग कर लेते हैं। ये वाला जो कोण है वो हमारे पास में है ए प्लस ये वाला जो कोण है वो है ए क्यू एन, कोण ए क्यू एन प्लस फिर कोण आ गया क्यू एन आर, कोण क्यू एन आर, फिर प्लस में ये वाला कोण रह गया एन आर ए, कोण एन आर ए, और इन चारों का जो योग है वो 360 डिग्री के बराबर है। किसके तुल्य है? 360 डिग्री के बराबर है। आप यहां पर ध्यान देंगे कि ए क्यू एन ये 90 डिग्री है, एन आर ए ये भी 90 डिग्री है। देखिए ध्यान देंगे, कोण ए क्यू एन ये 90 डिग्री है और एन आर ए ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो यहां पर हम 90 डिग्री, यहां पर भी हम 90 डिग्री रख दे तो 180 डिग्री उसमें से घट जाएगा। फिर तो अपने पास में कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर 180 डिग्री रह जाएगा। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे दिया है हमने। यह आपको समझ आ जाना चाहिए। इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण इस पृष्ठ के लिए यहां पर यह अपवर्तन कोण का काम कर रहा है R1, इस पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण का काम कर रहा है। तो इन तीनों कोण R1, R2 और QNR, इन तीनों का योग है वो एक इस त्रिभुज के अंदर अंतःकोण होंगे तीनों ही, तो उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए ध्यान देंगे, कौन सा त्रिभुज है? QNR त्रिभुज QNR में हम ये जानते हैं कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस कोण QNR इन तीनों का योग है वो 180 डिग्री होता है। इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। 1 बराबर 2 से 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? बराबर पुट कर देंगे। देन अपन को देखिए क्या मिलने वाला है, कोण ए प्लस कोण QNR बराबर R1 प्लस R2 प्लस कोण QNR। मैंने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया है। दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने इक्वल पुट कर दी। QNR से QNR कैंसिल हो जाएगा। हमें देखिए एक रिलेशन प्राप्त हो गया है, कोण A बराबर R1 प्लस R2। इससे हमने दे दी है इक्वेशन नंबर 3। ये कोण A की वैल्यू आ चुकी है। क्या आ गया है? कोण A। आगे चलकर इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं यहां पर विचलन कोण ज्ञात करने जा रहा हूं। आप यहां पर ध्यान देंगे, इसको यहां से हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये सब कुछ हमने आपको बताया क्योंकि इसी चित्र की सहायता से ही हम आपको समझाने वाले हैं, इसलिए यहां से इनको एक बार मैं हटा देता हूं। चलिए अब ध्यान देंगे, विचलन कोण
जो विचलन कोण है वो किसके बराबर है? विचलन कोण को हम डेल्टा से पुट कर रहे हैं। ये है हमारे पास में विचलन कोण डेल्टा, किसके इक्वल होगा? देखिए, किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास में है डेल्टा। इस डेल्टा को मैं देखो इन दो कोणों के योग के बराबर लिखूंगा, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये वाला जो कोण है इसको नाम देने के लिए मैं यहां पर इसको नाम देता हूं एम, एम क्यू आर, कोण एम क्यू आर, और इस कोण को नाम दे देता हूं मैं एम आर क्यू, एम आर क्यू। ये हमारे पास में दो कोण हो गए। अब आप यहां पर इस डायग्राम में अच्छे से ध्यान देंगे तो आप इस कोण की वैल्यू समझ पाएंगे। ये वाला जो कोण है ये आई है, तो यहां से इन दोनों का जो योग है वो आई के बराबर है, सम्मुख कोण हो जाएंगे। इस कोण का मान है वो यदि आई में से, क्योंकि ये पूरा तो आई है, अब ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला ऊपर वाला कोण कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक आई है, तो ये वाला कोण क्या होगा? इस आई में से R1 घटा दो, आई में से क्या घटा दो? R1 घटा दीजिए। तो देखो डेल्टा बराबर I माइनस R1, तो अपने पास में एम क्यू आर आ गया। ये वाला कोण किसके बराबर होगा? क्योंकि यहां से आप ध्यान दें, यहां से यहां तक का जो कोण है वो ई के बराबर है, निर्गत कोण के बराबर है। यदि इसमें से हम R2 घटा दें तो ये वाला कोण आ जाएगा, तो E माइनस R2, E माइनस R2। इससे मैं क्या लिख दूं? डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये हमारे पास में दो रिलेशन आ चुके हैं, इतने संबंध आ गए हैं। दो रिलेशन आगे चलकर इनको हम यूज में लेने वाले हैं, इसलिए मैं इनको एक बार साइड में लिख लेता हूं। ये आपको समझ में आ गए होंगे विद्यार्थियों। चलिए मैं एक एक करके इनको पुट करता हूं। ये हमारे पास में एक रिलेशन तो आया है, कोण ए बराबर R1 प्लस R2। एक हमारे पास में डेल्टा बराबर आया है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये हमें मिल चुके हैं। ओके, R1 प्लस R2 की जगह चाहे तो आप A लिख सकते हैं यहां पर। तो डेल्टा बराबर अपने पास में आ चुका है I प्लस E माइनस कोण A, कोण A। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, इससे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हमारे पास में विचलन कोण का सूत्र आ चुका है, I प्लस E माइनस A। अब विद्यार्थियों मैं न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने जा रहा हूं, और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में देखिए क्या क्या होगा। न्यूनतम विचलन कोण हमें कब प्राप्त होगा? न्यूनतम विचलन कोण के लिए न्यूनतम विचलन कोण कब होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से हम पुट करेंगे। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, जब न्यूनतम विचलन कोण होगा तो ये जो आपतन कोण और ये निर्गत कोण है दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको आप समझें, I और E दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसके अलावा ये जो R1 और R2 आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, और इनको मैं मान लेता हूं कि R के बराबर है। किसके इक्वल हमने कंसीडर कर लिया है? स्मॉल r के तुल्य मान लिया है। अब मैं यहां पर स्नेल का नियम लगाऊंगा, तो स्नेल के नियम के लिए मुझे I और R दोनों का मान चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को पहले काम में लेते हैं। समीकरण 3 से देखो न्यूनतम विचलन के लिए कोण A बराबर R1 की जगह हम R लिख देंगे, R2 की जगह भी R लिख देंगे, तो 2R बराबर आ गया कोण A,
और r बराबर आ गया है a/2। इसे मैं देता हूं समीकरण 5। इसी प्रकार से हम समीकरण 4 से ज्ञात करेंगे। समीकरण 4 से आप यहां पर ध्यान देंगे, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा m से ही लिख देते हैं इसको। डेल्टा m बराबर I और E दोनों बराबर होंगे और कोण A, इसको मैं A ही रहने देता हूं। ये अपने पास में आ गया है 2I बराबर A प्लस डेल m। चलिए अगले पेज की ओर ले चलता हूं मैं आपको। देखिए अपने पास में r बराबर आ चुका है a/2 और 2I बराबर आ चुका है a प्लस डेल m। यहां से I की वैल्यू आ चुकी है a प्लस डेल m/2। ये हमें मिल चुके हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ओके, अब हम स्नेल का नियम यहां पर अप्लाई करेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमें देखिए क्या कहता है, साइन I अपॉन में साइन R बराबर साइन I अपॉन में साइन R बराबर n/1 n/1। तो देखिए अपवर्तनांक n/1 बराबर में क्या लिख दूंगा, साइन I की वैल्यू यहां से रखिए तो a प्लस डेल्टा m/2 और r का जो मान है वो हमारे पास में है a/2। तो ये आ चुका है प्रिज्म का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक आ गया है, प्रिज्म का अपवर्तनांक आ चुका है। प्रिज्म का अपवर्तनांक n/1 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये हमें प्राप्त हो चुका है। विद्यार्थियों पहले इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल में ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो यूज में आता था, हालांकि आजकल इसको हटा दिया है। प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट तो है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति ज्ञात करना, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचने वाला एक्सपेरिमेंट है, बट अपवर्तनांक वगैरह ज्ञात आजकल नहीं करवाते हैं। देखिए इसमें हम कंडीशन डाल दें कि यदि कोण बहुत छोटा हो तो एक और रिलेशन यहां पर हम देख लेंगे। यदि थीटा अति अल्प हो, थीटा क्या हो, अति अल्प हो, तो हम साइन थीटा को लगभग थीटा पुट कर सकते हैं। तो उस स्थिति के अंदर देखिए ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, n/1 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। इसे हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे a प्लस डेल्टा m/2 और ये आ जाएगा a/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n/1 बराबर आ गया है a प्लस डेल्टा m/a। इधर इसको गुणा कर देंगे तो n/1 a बराबर a प्लस डेल्टा m। ये अपने पास में क्या आ गया है, n/1 माइनस 1 a बराबर आ गया है डेल्टा m। देखिए न्यूनतम विचलन का जो मान है डेल्टा m बराबर आ चुका है n/1 माइनस 1 इंटू में a। एक बार इस फॉर्मूले को देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना होता है। डेल्टा m होता है न्यूनतम विचलन कोण। ये जो n/1 है वो है प्रिज्म जिस भी माध्यम का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक। यह है एक्चुअल में तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। यदि उसके बाहर का जो माध्यम है वो आप वायु ले ले तब ये वायु के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक हो जाएगा। ए उसका प्रिज्म कोण कहलाता है। ओके, अब मैं यहां पर विचलन कोण जो डेल्टा है
और आई है, इनके बीच में आपके सामने एक ग्राफ रखने जा रहा हूं। देखिए जो एक रिलेशन हमने देखा था डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, माइनस कोण ए कह दो या केवल ए कह दीजिए, तो आई और ए के बीच में कैसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा। इसके लिए देखिए कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए विद्यार्थियों कि जैसे एक तरफ मैं ले लेता हूं विचलन कोण, एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, विचलन कोण ले लेते हैं, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ हम आपतन कोण लेते हैं, आपतन कोण को विद्यार्थियों हम आई से पुट कर ही रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके का प्राप्त होने वाला है। इसका मतलब है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके ऊपर जो विचलन कोण है वो मिनिमम होगा, ठीक है। उस मिनिमम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बार ग्राफ देख लीजिए कि जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस पर विचलन कोण का मान कम हो जाएगा और एक स्थिति के पश्चात आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये हमारे पास में है आपतित जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे आकर टकरा रही है, इस तरीके से आकर टकरा रही है। तो ये जो एंगल यहां पर बनेगा यह है आपतन कोण, और ये प्रकाश की किरण इधर से जानी चाहिए थी लेकिन ये इधर मुड़ जाती है, फिर इधर मुड़ जाती है, और ये यहां पर एंगल बनता है वो है डेल्टा। तो इस एंगल और इस एंगल के बीच में कोण खींचेंगे। तो पहले जब इस एंगल का मान यहां से इस लाइन से आप एंगल को बढ़ाते जाएंगे, जैसे 30 डिग्री एक्सपेरिमेंट है इसका, हमारे सिलेबस में प्रयोग है, तो 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री इस तरीके से हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, अपने पास में ये विचलन कोण आता जाएगा। तो विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है पहले विचलन कोण घटता है, एक स्थिति के पश्चात विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। तो ये था विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य एक सिंपल सा सीधा सा ग्राफ जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिज्म पर आधारित था, जिसमें हमने देखा कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके लिए हमने विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण की स्थितियां देखी, और अंत में हमने यहां पर किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।